हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्यापन में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और इतिहास में हम चले आए हैं मध्यकालीन इतिहास में। त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच में कन्नौज को लेकर युद्ध चल रहा था। हम पाल वंश के बारे में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रतिहार राजवंश के बारे में, जिसका विस्तार राजस्थान के क्षेत्र में था। तो चलते हैं, कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, इसके बाद प्रतिहार राजवंश के बारे में देखेंगे। तो ये है भारत का मैप, और भारत में ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है पाला डायनेस्टी का, प्रतिहार डायनेस्टी का। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये दिख रहा है पाल डायनेस्टी का। और ये जो कन्नौज के क्षेत्र से लेकर इधर दिख रहा है, ये है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो ये जो सारे थे आपस में युद्ध कर रहे थे कन्नौज को क्षेत्र को हासिल करने के लिए। चूंकि कन्नौज एक दोआब क्षेत्र था, दो नदियों के बीच की भूमि थी, गंगा और यमुना नदी के बीच की भूमि। तो अगर बात करें गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी कुछ इस तरीके से उत्तराखंड से निकलती है और इस तरीके से प्रवाहित होती है, और यमुना नदी यहीं से निकलती है और इस तरीके से जाके यूपी में प्रयागराज के पास मिल जाती है गंगा से, है ना। अभी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज के पास, गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे। तो ये दोनों नदियों का क्षेत्र था, जिसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। तो ये कृषि की दृष्टिकोण से ना काफी उपजाऊ था, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा था, क्योंकि नदी के मार्ग से व्यापार होता था। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि पाल वंश के कुछ शासक होते हैं। पाल वंश के संस्थापक होते हैं गोपाल। गोपाल गद्दी पर कब बैठते हैं? तो गोपाल 750 में गद्दी पर बैठते हैं और 780 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और उदंतपुर को अपनी राजधानी बनाएंगे, यानी बिहार शरीफ के क्षेत्र को उदंतपुर कहा जाता था। गोपाल के बाद बैठेंगे धर्मपाल, गोपाल के पुत्र, और धर्मपाल भागलपुर में एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और नालंदा विश्वविद्यालय की रख रखाव के लिए गांव दान में देंगे। और इसके बाद आते हैं देवपाल। तो जो वीडियो नहीं देखे हो, लास्ट वाले वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। आज हम बात करेंगे प्रतिहार वंश के बारे में, यानी ये जो राजस्थान का क्षेत्र है ना, ये है गुर्जर प्रतिहार, जिसे गुर्जर भी कहा जाता था। प्रतिहार राजवंश में नागभट्ट आएगा, प्रथम नागभट्ट द्वितीय आएंगे, कुछ व्यक्ति आएंगे। इसके बारे में थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। 7-8 मिनट का वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखकर ही जाना, लाइक कर देना वीडियो को। तो पाल वंश के बाद आते हैं प्रतिहार राजवंश, जो कन्नौज और त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेते हैं। प्रतिहार जब आते हैं तो इसका प्रथम शासक होता है नागभट्ट प्रथम, और नागभट्ट प्रथम अपनी राजधानी बनाते हैं भनीमाल को। अब एक बात आता है कि भनीमाल है कहाँ? तो ऑब्वियस सी बात है, फिगर में आपको दिख रहा है कि ये राजस्थान का क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान में सांबर झील है ना, तो राजस्थान में ही ये भनीमाल का क्षेत्र अवस्थित था। तो क्वेश्चन पहला यहीं से आएगा कि प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, जो 730 से 756 तक रहे हैं। और आपको ध्यान होगा तो जो गोपाल होते हैं वो 750 से 780 पे गद्दी पे रहते हैं, यानी गोपाल के समय हमारे नागभट्ट थे। ठीक है, नागभट्ट के बाद और भी छोटे छोटे शासक बैठते हैं गद्दी पे, जिनका प्रमाण नहीं मिलता है। नागभट्ट द्वितीय के बारे में बात करते हैं, जो 800 से लेके 833 तक ये गद्दी पर रहते हैं, 33 वर्षों तक। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिहार वंश राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है और प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाले हैं नागभट्ट प्रथम। राजधानी बनाते हैं भनीमाल। लेकिन जब नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि ये राजधानी को चेंज करेंगे और धर्मपाल की सेना को मुंगेर में पराजित करेंगे। मुंगेर प्रमंडल जानते होगे, बिहार में मुंगेर पड़ता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिहार वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाले हैं नागभट्ट द्वितीय, और ये धर्मपाल को पराजित करेंगे। धर्मपाल कौन है? तो धर्मपाल गोपाल के पुत्र हैं, और धर्मपाल भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धर्मपाल को कहाँ पराजित करेंगे? मुंगेर में। और अपनी राजधानी बनाएंगे कन्नौज, क्योंकि कन्नौज धर्मपाल के अधीन था। ये जो हमारा धर्मपाल है, ये कन्नौज का एक राजा होता है, इंद्रायुद्ध को पराजित करके चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठा देगा।
और कन्नौज अपने अधीन ले लेगा। लेकिन जब नागभट्ट द्वितीय आते हैं तो धर्मपाल को पराजित कर देते हैं और कन्नौज को जीत लेते हैं। तो कन्नौज अब कहाँ चला गया? प्रतिहार राजवंश के क्षेत्र में चला गया कन्नौज, यानी राजधानी परिवर्तित कर दिया गया और राजस्थान से राजधानी कहाँ लेके चलाया गया? ये क्षेत्र में। और ये क्षेत्र हमारा कौन सा है? कन्नौज का। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बोर्ड को, चीज़ों को थोड़े अच्छे से समझना, पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो कन्नौज का क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसी को लेकर मारामारी चल रहा है। हमें चाहिए, हमें चाहिए। 3 राजा आपस में लड़ रहे हैं, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल वंश के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभी प्रतिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोग राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम प्रतिहार राजवंश की स्थापना करेंगे, राजस्थान के क्षेत्र में करेंगे, राजधानी बनाएंगे भनीमाल। नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठेंगे और ये पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित कर देंगे। कहाँ करेंगे पराजित? मुंगेर में। और अपनी राजधानी भनीमाल से बदल के कहाँ ले आएंगे? कन्नौज ले आएंगे। और इसके अलावा लेकिन एक राष्ट्रकूट राजा होता है जिसका नाम होता है गोविंद तृतीय, और ये गोविंद तृतीय से पराजित हो जाते हैं। और जब गोविंद तृतीय इनको हरा देगा, ये कौन सा राजा है? राष्ट्रकूट राजा। तो ये कन्नौज किसके पास चला जाएगा? तो चला जाएगा राष्ट्रकूट के पास। तो इंटरेस्टिंग बात देखो कि पहले कन्नौज गया पाला डायनेस्टी के पास, फिर कन्नौज गया प्रतिहार के पास, और थर्ड में कन्नौज गया राष्ट्रकूट के पास। अभी इतना खत्म नहीं हुआ है, अभी एक शासक और आएंगे जो फिर से प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश को हराएंगे और फिर से कन्नौज पे अधिकार कर लेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा स्क्रीनशॉट ले लेना, चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और है, बस इतनी चीज़ें और है, खत्म कर देंगे, हो जाएगा कहानी खत्म। एक है मिहिर भोज प्रथम। क्वेश्चन यहाँ से आता है, पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा मिहिर भोज किस वंश का शासक है? ऑप्शन में रहेगा पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट। तो आंसर होगा प्रतिहार राजवंश, ठीक है। मिहिर भोज जो है ये फिर से कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएगा और राष्ट्रकूट के शासक को हराएगा। राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव को पराजित करता है और पाल वंश के शासक देवपाल को पराजित करता है। यानी मिहिर भोज वो शासक होता है जो प्रतिहार, जो हमारा मिहिर भोज है, ये प्रतिहार वंश में फिर से जान फूंक देता है। ये पाल वंश के शासक देवपाल को पराजित करेगा, राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव को पराजित करेगा, कन्नौज को छीन लेगा और अपनी राजधानी फिर से कन्नौज बनाएगा। तो ध्यान से याद रखना, नागभट्ट प्रथम भनीमाल को अपनी राजधानी बनाया है, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है, लेकिन राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से हारने के कारण कन्नौज उसके हाथ से निकल गया। लेकिन जब आते हैं मिहिर भोज तो ये फिर से कन्नौज को जीत लेते हैं ध्रुव से और अपनी राजधानी फिर से कन्नौज स्थापित कर लेते हैं। मिहिर भोज जो था ना, वो वैष्णव धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म की परंपरा चली गई। गुप्त साम्राज्य जब आया तो गुप्त साम्राज्य में बौद्ध धर्म को आश्रय मिलना समाप्त हो गया। कुषाण वंश, मौर्य वंश, ये सब ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, लेकिन अब वैष्णव धर्म आगे बढ़ाया जाएगा। उसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी और प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो उपाधि है, पूछा गया है कि प्रतिहार वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने आदि बराह और प्रभास की उपाधि धारण की थी। तो आंसर होगा मिहिर भोज। इसने कुछ लेख भी लिखा था जो ग्वालियर से इनके लेखों के बारे में जानकारी मिलती है। और जब मिहिर भोज का अंत होता है तो एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम से बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहले पूछा गया है राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट। तो आंसर होगा प्रतिहार। प्रतिहार वंश के किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आंसर होगा महेंद्र पाल, ठीक है। अब राजशेखर कुछ लेख लिखे थे, जैसे में कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन के कोश और बाल रामायण। जितना भी पुस्तक आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। पीडीएफ अगर चाहिए तो दिया गया होगा टेलीग्राम का लिंक, चले जाना, फॉलो कर लेना। फेसबुक पर अगर देख रहे हो तो यूट्यूब पे चले जाना, ऐसे ऐसे ढेर सारे वीडियो पड़े होंगे। हम लोग पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे, इवन साइंस भी कवर करेंगे।
हर चीज़ आपको मैं दे दूंगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में मैं आपको दरोगा का फुल सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो हम लोग 20 से 22 मिनट में कवर कर लेंगे 100 क्वेश्चन, है ना, क्योंकि दरोगा का एग्जाम भी आने वाला है। एक व्यक्ति है आलम सुदी, पता है ये बगदाद का है। ये ऐसा जो है ना यात्री जो भारत आए हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेन सांग, फाहियान, उत्तबी, इब्न बतूता, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब आए, किसके समय में आए थे। उत्तबी जो आया था, ये आया था 915 से 916 के बीच में। ये कहाँ का था, तो बगदाद का था। और प्रतिहार शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। प्रतिहार राज्य को ये अल जुर्ज कहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो कौन व्यक्ति था जिसने प्रतिहारों को अल जुर्ज कहकर पुकारा था, तो ये था अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ का यात्री था, बगदाद का, और ये 10वीं शताब्दी में भारत आया था, यानी 915 से लेकर 916 के बीच में। तो आज हमारा प्रतिहार राजवंश खत्म होता है। कल हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश में भी कुछ शासक आएंगे, इंटरेस्टिंग बातें आएगी। तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट जब खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे राजपूत काल के बारे में। 800 से लेकर 1200 तक का समय होता है राजपूत काल में देखेंगे हम लोग तराइन का युद्ध, चंदाबर का युद्ध, मोहम्मद गोरी का आक्रमण, सोमनाथ मंदिर को लूटा जाएगा। तो ये सारी बातें करेंगे और इसके बाद चलेंगे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से पूरे वीडियो को देख के जाना। चीज़ें अगर कुछ रिलेटेड हो तो पूछ सकते हो आप। अगर आपको क्लासेस करने हैं, ऑफलाइन क्लासेस करने हैं, तो सुबह में क्लास चल रहा है 8 से 11 और शाम में क्लास चल रहा है 2 से 6। तो जो बच्चा दरोगा का तैयारी करना चाह रहा है या कर भी रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो ऑफलाइन क्लासेज। 2 से लेकर 6 बजे तक हम लोग सारी बातें करते हैं, सेट लगाते हैं, साइंस करते हैं, हिस्ट्री क्वेश्चन उठाते हैं, विविध का क्वेश्चन उठाते हैं। सारे क्वेश्चन होते हैं 4 घंटा, डेली क्लासेस चलती है 4 घंटा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर पर संपर्क करो। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।